हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिज्ञान। सेकेंड चैप्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव करेंगे और इस क्लास के अंत तक आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट से सेम अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। जैसे मान लो मैं 3 कैपेसिटर्स लेती हूँ, C1, C2 एंड C3, इनको मैंने कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। तो अभी क्या होगा, मान लो ड्यूरिंग चार्जिंग करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस करंट को कोई दूसरा पाथ नहीं है, करंट के पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसको इसी पाथ से फ्लो करना है। ठीक है, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो अभी फिलहाल मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला निकालूंगी उसके लिए मैं 3 कैपेसिटर्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ। इस फॉर्मूला को हम जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को मैंने कनेक्ट किया है अक्रॉस अ बैटरी V। ठीक है, तो एक बात क्या समझ में आती है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए चार्ज और करंट कांस्टेंट होता है। चार्ज और करंट क्या होता है, सेम होता है अक्रॉस थ्रू एवरी एलिमेंट। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है, तो ये सेम होता है। और पोटेंशियल क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। इतनी सी बात पता अगर है तो फिर ये आप डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला इजीली। अच्छा, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस C1 V1 की है, C2 V2 की है और इन C3 ये है V3 की। चार्ज तो सारे प्लेट पे सेम रहेगा, क्यों, कैसे सेम रहेगा बता दूं क्या, ये पता है, सीरीज में चार्ज तो सेम रहेगा, देख ले क्या। अच्छा, चार्जिंग प्रोसेस कैसे होता है ये तो पता है। देखो ये बैटरी है मेरी, 2 टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल वाली जो पोर्शन है ये क्या करेगी, C3 की राइट वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी ना। तो देखो पहले क्या है, सारी कैपेसिटर की प्लेट न्यूट्रल है, सबके सब न्यूट्रल है। चार्जिंग जब होना शुरू होगा, मतलब चार्जिंग तो बहुत जल्दी हो जाता है, पर ड्यूरिंग चार्जिंग समझो कि ये बैटरी क्या करेगी, नेगेटिव टर्मिनल वाली जो पोर्शन है ये क्या करेगी, C3 की राइट प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, C1 के लेफ्ट वाले प्लेट पे। तो अगर न्यूट्रल है, तुमने पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया तो बचा क्या, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे आ गई -Q चार्ज, मतलब आफ्टर गेटिंग फुल्ली चार्ज मान लो -Q चार्ज आ गया और ये +Q चार्ज सर्किट में से फ्लो हुई और फ्लो होते होते आ गई यहाँ पे +Q। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम तुम्हारी एंड है, एक्सट्रीम प्लेट है, इस पे तो समझ आ गया। व्हाट अबाउट अदर प्लेट्स, तो C1 की जो राइट वाली प्लेट है, C1 की राइट वाली प्लेट ये +Q की वजह से क्या करेगी, यहाँ पे चार्ज को इंड्यूस करेगी -Q, है ना। ठीक है, बिकॉज ये प्लेट्स काफी पास है, चार्ज फ्लो तो नहीं कर सकती, लेकिन +Q क्या करेगी, इस प्लेट पे -Q चार्ज को इंड्यूस करेगी। अब यहाँ पे समझो, इस जगह पे ये वाली पोर्शन देखना बच्चों, ये पोर्शन, ये क्या आइसोलेटेड पोर्शन है, क्या ये कहीं से कनेक्शन इसका नहीं है भाई। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में या तो एयर है या तो इंसुलेटर है, तो चार्ज का फ्लो तो हो नहीं सकता, कंडक्टर कनेक्टेड तो है नहीं, बस ये आइसोलेटेड। और यहाँ पे चार्ज इनिशियली 0 था, न्यूट्रल था, सब कुछ न्यूट्रल था, तो -Q चार्ज को डिपॉजिट कर देते हो C1 के राइट वाले प्लेट पे, तो क्या होगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप क्या कह सकते हो, +Q चार्ज यहाँ चला आएगा, है ना। यहाँ फिर से इंडक्शन होगा चार्ज का, -Q इधर, और बिकॉज ये पोर्शन फिर से तुम्हारी आइसोलेटेड है, इनिशियल चार्ज 0 था, तो चार्ज को 0 रखने के लिए +Q चार्ज इधर आ गया, नेट चार्ज तो 0 रखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर प्लेट पे चार्ज +Q -Q चार्ज है। इतनी बात समझ आ गई, आई होप क्लियर है सब सारी चीजें। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए क्या करोगे कि जो डिफरेंट होता है ना, जैसे कि चार्ज सेम है तो उसको छोड़ दो, V डिफरेंट है, कितनी होगी, तुम सोचो कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस V की है, आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, यही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा हर कंपोनेंट में। भाई V1 V2 V3 की जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इन वोल्टेज ड्रॉप का सम ही तो होगा V। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, मुझे क्या फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का, Q इक्वल्स CV, ये हम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे V इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q/C, तो आप क्या लिख सकते हो, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, है ना। V इक्वल, सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इतनी है, ठीक है ना। अच्छा,
हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मान लेते हैं ये जो मेरी पूरी कॉम्बिनेशन है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है पूरी की पूरी, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर से। तो मान लेते हैं मेरी जो नेक्स्ट सर्किट बन रही है वो है कुछ इस तरीके से। ये मेरी इक्विवेलेंट कैपेसिटर एस है, एस सी है, सी एस कह दो, एस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम बैटरी है और यहाँ पे चार्ज की फ्लो भी क्या हो रही है, क्यू हो रही है, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेम बैटरी है। तो इसकी अगर मैं इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, इस जगह पे V इक्वल्स क्या लिख सकती हूँ, Q बाई सी एस। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेट कर दो तो आप क्या लिख सकते हो, Q बाई सी एस है ना, इक्वल्स Q ले लो कॉमन, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो यहाँ से Q Q गेट्स कैंसिल्ड और आपका जो फॉर्मूला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या आता है, 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अगर इसको मैं जनरलाइज कर दूं तो अगर जनरल फॉर्मूला लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय C इक्वल्स समेशन ऑफ 1 बाय CI। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन आप याद रखना, उस मतलब दो कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखना कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, 1 बाय सी इक्वल्स 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। यहाँ से अगर C की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो डायरेक्ट फॉर टू कैपेसिटर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए काम का है। तो यहाँ पे हमको सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला समझ में आ गया, ये दो कैपेसिटर का है। ठीक है, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लें। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप कहोगे कुछ एलिमेंट्स पैरेलली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये होता है कि सारे कंपोनेंट ना एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्टेड है। मतलब कि अगर मेरे पास मान लो एक कैपेसिटर है, दूसरी कैपेसिटर है, तीसरी कैपेसिटर है, हमें क्या करना है कि तीनों कैपेसिटर की जो लेफ्ट वाली प्लेट है सबको एक साथ कनेक्ट कर दो, राइट वाली प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दो। कोई से भी एलिमेंट ले लो, ये तो कैपेसिटर का एग्जांपल ले लिया। अगर मेरे पास रेजिस्टर होता तो रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, तो इस रेजिस्टर के लेफ्ट वाले साइड को आप एक साथ कनेक्ट कर दो, राइट वाले को एक साथ। ठीक है, अब इसके बाद इनको क्या करो, किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या एक बात समझ आ रही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, देखो सारे जितने भी आपके कैपेसिटर्स हैं सारे के लेफ्ट और राइट टर्मिनल से सेम बैटरी कनेक्टेड है V वोल्ट की। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये सेम होगा और करंट या चार्ज ये क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। अगर इतनी सी बात समझ आ रही है तो आप आगे देख सकते हो इजीली। यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि इस बैटरी से जो चार्ज है वो नेट फ्लो करिए क्यू की, बिकॉज इस चार्ज को तीन अलग अलग पाथ मिल रहे हैं, यहाँ पे इनके पास चॉइस है। हो सकता है कि पहली वाली से ये Q1 अमाउंट की चार्ज जा रही है, इससे Q2 और इससे Q3, ठीक है ना, फाइनली डिपॉजिट होती है यहीं पे इस जगह पे Q2 और Q3। ठीक है, यहाँ पे प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं, Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट इज Q इक्वल्स Q1 क्या हो गया, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, बिकॉज पोटेंशियल क्या है सबके अक्रॉस सेम है ना। अच्छा, मैं अगर थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, CP है इनफैक्ट। ठीक है, मान लिया कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितनी है, CP है ना। नेट चार्ज कितनी फ्लो हो रही है Q की, तो इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस Q चार्ज है, नेट चार्ज की बात कर रहे हैं और ये कनेक्टेड है अक्रॉस अ बैटरी V वोल्ट की। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स क्या आ जाएगा, CP इंटू V। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को अगर आप इक्वेट कर दो तो फाइनली जो फॉर्मूला आ रहा है क्या आ रहा है, CPV इक्वल्स V को ले लो कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे सिंपली तुम्हें दिख रहा है
पीवी हो गया कैंसिल, तो तुम्हारी जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रही है वो क्या आ रही है, सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस। तो यहाँ पे अगर जनरल कर लो इस फॉर्मूला को तो सीपी इक्वल्स क्या हो जाता है, समेशन ऑफ सिंपली सी आई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल सा था। चलो बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और सबसे पहले तो बच्चों पैरेलल और सीरीज का जो कॉम्बिनेशन मैंने कई बार देखा है, बच्चों को ये समझ में आ जाता है, लेकिन फिर जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे वो नहीं बता पाते हैं। आप सिंपल सी बात याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन तभी आप कह सकते हो जब डिफरेंट एलिमेंट में सेम करंट जाती है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन तभी कह सकते हो जब डिफरेंट एलिमेंट में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है ना। चल सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे मेरे पास ये एक कॉम्बिनेशन दे रखी है जिसमें बताना है मुझे सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, उसके बाद मुझे क्या बताना है, हर कैपेसिटर पे चार्ज बताना है कितनी है। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए मेरे पास सीरीज और पैरेलल का जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले बताओ यहाँ पे C1 C2 C3 ये जो तीन कैपेसिटर है क्या ये सीरीज में दिख रहा है तुम्हें? क्या मान लो सर्टन करंट जा रही है इस ब्रांच से, हाँ यहाँ तक आई, क्या इसके पास कोई दूसरा पाथ है? नहीं, नहीं इसके बाद कोई दूसरा पाथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या एक ही अमाउंट की करंट इतनी इस C1 C2 C3 से पास कर रही है? सेम चार्ज आपकी दोनों प्लेट में डिपॉजिट होगी, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C1 C2 और C3 के यहाँ सीरीज में है, तो आप लिख लो एक सेकेंड, ये कैपेसिटर मैंने बना दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना दिया C1 2 3 का, और इसके अच्छा इसके पैरेलल में ये जो मैंने इनकी C1 C2 और C3 की जो इक्विवेलेंट ली है, क्या इसके कॉम्बिनेशन के पैरेलल में C4 है? हाँ, क्या इसके कॉम्बिनेशन के पैरेलल में C4 है? क्या इतनी बात समझ आती है आपको? और इनके कॉम्बिनेशन के इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में के अक्रॉस तुमने जो वोल्टेज लगाया है वो लगाया, वोल्टेज बैटरी लगाई है 500 वोल्ट की, है ना। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले C1 2 3 ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 C2 C3 सीरीज में है, इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है 1 बाई दिस इक्वल्स 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, तो यहाँ पे 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, तो यहाँ पे क्या चला था 3 बाई 10, दैट इज C1 2 3 इक्वल्स 10 बाई 3 माइक्रो फेराड। ठीक है, तो ये मेरी आ जाती है वैल्यू इसकी, इस कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। अब ये पैरेलल में है, ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम में बना लो। देखो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ आपके खुद के समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार तुम डायग्राम बना के समझ लेते हो तो बाद में बिना डायग्राम में हवा में भी तुम पिक्चर बना के इमेजिन करके तुम चीजों को समझ सकते हो। तो पहली बार प्रैक्टिस के लिए खुद से डायग्राम ड्रॉ करो, समझो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, तो इनकी जब कॉम्बिनेशन में बनाती हूँ, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये मान लेती हूँ ये C1 2 3 और 4 ये है कनेक्टेड 500 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस, है ना। तो यहाँ पे बताओ मुझे C1 2 3 4 ये जो कैपेसिटर होगी इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? भाई दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में सिंपली सम होता है कैपेसिटेंस का, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ गई मेरी 10/3 आ गई, और ये कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, दोनों का सम क्या हो जाएगा सिंपली 10/3 प्लस 10 इक्वल्स 30 प्लस 10 40 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो मुझे इसकी सम आ गई। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ना, इससे बैटरी से ना नेट चार्ज निकाल लेते हैं, कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, बैटरी से कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तो हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन का एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है वो कितनी आई है 40/3 माइक्रोफेराड की आई। ठीक है, चलो अच्छा, मान लिया कि Q अमाउंट की चार्ज बैटरी से फ्लो हो रही है, तो Q इक्वल्स क्या होगा इस फॉर्मूला से, देखो ये मान लो Q अमाउंट की चार्ज फ्लो हो रही है, तो इस फॉर्मूला इस डायग्राम से क्या लिख सकते हो, Q इक्वल्स C इंटू V। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 500 इंटू व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इट इज 40/3 माइक्रोफेराड। तो क्या आ गया 40/3 इंटू माइक्रोफेराड है ना 10⁻⁻⁻⁶ कुलाम। ठीक है, तो ये आ जाता है तुम्हारा कितना आ गया
20/3 और इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। ठीक है, ये समझ आ गया टोटल चार्ज। तुम्हें क्या निकालना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो ये नेट चार्ज फ्लो रही है। अच्छा, नेट चार्ज मान लेते हैं, ये नेट चार्ज का कुछ पोर्शन इसमें इसके थ्रू जाता है, दो पाथ मिली ना, इस चार्ज को दो पाथ मिलती है। करंट से सोच लो, करंट को दो पाथ मिल रही है। मान लेते हैं इस पाथ से चार्ज फ्लो कर रही है, उसका नाम दे देती हूँ मैं Q4। 4 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे C4 एक कैपेसिटर है C4 की, और बाकी की चार्ज आपके C1 C2 C3 से सेम चार्ज जाएगी। इतनी बात तो समझ आ रही है, क्योंकि ये सीरीज में। Q4 निकालो पहले, तो Q4 क्या हो जाएगा इस जगह से, यहाँ इस जगह से आप Q4 क्या लिख सकते हो, Q4 इक्वल्स क्या हो जाएगा, C4 इंटू V4। अच्छा, V4 ये बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस विल बी सेम एज द बैटरी, बिकॉज ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो C4 क्या है, C4 तो 10 माइक्रोफेरेड की दे रखी है ना हर जगह, और V4 क्या है 500 वोल्ट इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोफेरेड में है, तो ये क्या चला आता है 5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये पहला तुम्हारा आंसर आ जाता है यहाँ पे Q4। एक सेकेंड, Q4 ये तुम्हारा पहला आंसर आ गया, यानी पहली Q4 पे चार्ज कितनी डिपॉजिट हो रही है, 5 इंटू 10⁻⁻3। अब C1 C2 C3 के लिए तो सेम चार्ज होगी ना, एक ही आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं। मुझे बताइए, अगर आपने Q निकाल लिया, Q4 निकाल लिया, तो इसके थ्रू क्या Q माइनस Q4 चार्ज ही जाएगी, हाँ, जो चार्ज बचा वो इसके थ्रू जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स Q3 इक्वल्स Q माइनस Q4, है ना। कितनी हो गई, Q कितनी है 20/3 माइनस 5 10⁻⁻3 कूलम। कितनी आ गई 3 5/3 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। तो ये आ गया आपके लिए Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अच्छा, तो क्या आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या समझ में आता है कि पहले सीरीज कॉम्बिनेशन निकालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, पहले ये पता कर लो। तो इतनी बात आपको समझ आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन तो चार्ज किसी एक की भी निकालोगे तो सबके थ्रू चार्ज निकल जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी पोटेंशियल ड्रॉप C4 से हो रही है, उतनी पोटेंशियल ड्रॉप C1 C2 C3 के कॉम्बिनेशन से मिला के हो रही है। समझ रहे हो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमें इस कॉम्बिनेशन की पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, उसके बाद हमें डिफरेंट कैपेसिटर पे ना चार्ज और पोटेंशियल भी निकालना है। तो आप बोलोगे मैम एमसीक्यूज में तो इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे बच्चे, लेकिन इस क्वेश्चन को करके ना आपके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हो जाएंगे, और हो सकता है इसका पार्ट आ जाए ना, हो सकता है कोई आपके पास सर्किट हो और किसी भी रैंडम कैपेसिटर पे आपको चार्ज पूछ देगी, तो आ ही सकता है ना। इसलिए हम इसको एज अ होल देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर की बात करते हैं। तो इसका करते क्या ना, एक एक करके डायग्राम बनाते हैं, उसको फिर सॉल्व करेंगे पीछे से। देख लो पहले कैसे। यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये पता करो कि कौन कौन से एलिमेंट्स सीरीज में है या पैरेलल में है, बताओ। सर्किट को ना सिंप्लीफाई करना शुरू करो। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है कि C2 C3 आपके सीरीज में है, दिख रहा है क्या, साफ साफ दिख रहा है ना। तो चलो C2 C3 को सीरीज में मान के मैं इसकी इक्विवेलेंट निकाल लेती हूँ। C2 3 मान लो, कितनी होगी C2 3, भाई दो रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। अच्छा, इसके क्या पैरेलल में C1 लगा, मतलब C2 और C3 के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में क्या C1 लगा हुआ है। हाँ देखो, ये दोनों जो एंड हैं, C1 की लेफ्ट वाली टर्मिनल प्लेट इस कॉम्बिनेशन के लेफ्ट वाले साइड से कनेक्टेड है, और इसकी राइट वाली प्लेट इस कॉम्बिनेशन की राइट साइड से कनेक्टेड है। तो ये इनकी अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। ये क्या है, C1 है, और इसकी कॉम्बिनेशन C4 के साथ सीरीज में है। ठीक है, और ये पूरी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने लगाया है 10 वोल्ट की बैटरी। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में हम क्या देखते हैं, C2 3 और C1 क्या है, पैरेलल में है, तो इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेना, और इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो होगी C1 2 3। लिखने के लिए बस डिनोटेशन है बच्चे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना इसकी। और ये किसके साथ पैरेलल में है, C4 के साथ। डायग्राम क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आप देखो फटाफट से सॉल्व करेंगे हम चीजों को। ठीक है, अच्छा फाइनली आप देख रहे हो कि C1 C2 C3 की जो कॉम्बिनेशन है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो C4 के साथ सीरीज में है।
तो ये आ गया आपका C1234। तो यही तो है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कितना आएगा वैल्यू, इसका कितनी वैल्यू आएगी, चलो देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले तो C23 कितनी आ रही है ये देख लेते हैं। C23 कितनी आ रही है, C2 और C3 क्या सीरीज में, अभी भी मैंने बताया कि सीरीज में अगर दो कैपेसिटर हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटेंस कितनी है, 6 और 3 माइक्रोफेरेड के, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 18/9 मीन्स 2 माइक्रोफेरेड। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 6 और 3 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस जब होती है तो इसकी जो इक्विवेलेंट होती है 2 माइक्रोफेरेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, C123 ये क्या है भाई, सीरीज में है। C123 क्या है, सॉरी C23 और C1 का पैरेलल में होना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी नो की एडिशन होती है C1 प्लस C23 अभी भी 2 माइक्रोफेरेड, C1 की वैल्यू भी 2 माइक्रोफेरेड, तो ये क्या आ गया 4 माइक्रोफेरेड, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका है C1234, मीन्स यही हमें निकालना है, दिस इज माई C इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देख रहे हो C123 यानी C1 C2 C3 की कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C4 के साथ सीरीज में है। तो अगेन यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर से भाई ऐसे लिख लो C1234 सॉरी नॉट 4, C123 इंटू C4 अपॉन C123 प्लस C4। तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 4 है ना सीरीज में, तो इसका आ गया रिजल्टेंट 2 माइक्रोफेरेड। तो सबसे पहला पार्ट तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया, क्या आ गया ये 2 माइक्रोफेरेड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब हमें इस हर कैपेसिटर पे चार्ज और पोटेंशियल निकालना है। पीछे से चलोगे ना, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, तुम देख लो जल्दी से, कैसे जल्दी फटाफट से करेंगे। इतनी बात समझ आ गई कि इस इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है। अच्छा, जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है, बैटरी जो तुमने लगाई है 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, सबसे पहले ये निकालो कि सर्किट के में मतलब इस बैटरी के से कितनी चार्ज फ्लो हो रही है। ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है इसके थ्रू कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, मान लेते हैं क्यू अमाउंट की चार्ज फ्लो हो रही है इसके थ्रू, मान लिया क्यू अमाउंट की चार्ज फ्लो इसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। तो ये जो लास्ट वाली मेरी डायग्राम है, लास्ट वाली पिक्चर है, इसमें तुम क्यू की वैल्यू निकालो ना, निकालो, क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो नेट चार्ज कितनी हो जाएगी, नेट चार्ज जो तुम्हारी Q1 2 3 4 इसकी पूरी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के थ्रू फ्लो कर रही है, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू Q इक्वल C इंटू V, है ना। C क्या है, C1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई V कितनी है 10 वोल्ट की, तो क्या आ गई 2 इंटू 10 मीन्स 20 माइक्रोकुलम, कोई दिक्कत। नेट चार्ज कितनी फ्लो करी है 20 माइक्रोकुलम की। अच्छा, अब देखो इस बैटरी के साथ क्या C4 कनेक्टेड है डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे C4 जो है कनेक्टेड, सीरीज में कनेक्टेड है। तुम सोचो ना, ये चार्ज जो फ्लो हो रही है वो यहाँ से फ्लो हो रही होगी, फिर यहाँ से फ्लो हो रही होगी, यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही होगी, यहाँ पे गई होगी, डिवीजन हुआ होगा, दो पाथ मिली होगी चार्ज को, फिर यहाँ के कंबाइन हुई होगी और फिर से वही चार्ज। तो क्यू जो फ्लो करी है ना, जितनी क्यू निकली है 20 माइक्रोकुलम, क्या इसके पास कोई दूसरा पाथ है, क्या उतनी ही चार्ज जितनी बैटरी से फ्लो करी है, क्या उतनी चार्ज C4 से भी फ्लो करेगी ना बच्चों। तो क्या यही चार्ज है C4 पे भी, हाँ, क्या C4 के थ्रू कितनी चार्ज फ्लो करी है, निकाल लिया हमने। अब सोचो C4 पे तुमने चार्ज निकाल लिया, C4 की तुमको कैपेसिटेंस पता है, तो क्या C4 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है नहीं निकाल सकते हो, क्या तुम V4 नहीं निकाल सकते हो। V4 क्या होता है बच्चे, Q4 बाई C4, Q4 कितनी आई है, Q4 कितनी आई है, C4 क्यों लिख रही हूँ मैं, ये Q4 होगा ना, सॉरी Q4। मैम इतना गलत करेंगे लिखेंगी तो फिर बच्चे क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये क्या है, ये Q4 है, दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ C4। तो V4 क्या आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस C4, Q4 बाई C4। Q4 कितनी आई है 20 माइक्रोकुलम की आई है, और C4 क्या है, C4 है 4 माइक्रोफेराड का। तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो आ रहा है 5 वोल्ट का। अब देखो क्या क्या चीजें हमने निकाल ली, एक तो C4 पे चार्ज निकाल लिया 20 माइक्रोकुलम का, है ना, और C4 पे C4 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल लिया, कितने का 5 वोल्ट का। अच्छा, 5 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ आ रही है,
कहाँ आ रही है, C4 पे आ रही है। तो मुझे बताओ ये जो टोटल पोटेंशियल है 10 वोल्ट की, क्या क्या यही पोटेंशियल तुम्हारी इस डायग्राम में देखो, सेकंड लास्ट डायग्राम को देखो, यहाँ पे पोटेंशियल कितने की है, पोटेंशियल वोल्टेज कितने वोल्ट की बैटरी लगाई तुमने, 10 वोल्ट की। अभी हमने देखा कि C4 के अक्रॉस ना 5 वोल्ट की ड्रॉप हो चुकी है, तो बची हुई वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो रही है, C1 2 3 के अक्रॉस हो रही है, यानी V1 2 3 ये जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, क्या ये भी 5 वोल्ट की नहीं होगी बची हुई, क्या ये क्या हो जाएगी 10 वोल्ट माइनस C4 दैट इज 5 वोल्ट। समझ में आई बात। तो यहाँ पे 5 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप हो गई। अब वापस सेकंड डायग्राम पे चले आइए, 5 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, ठीक है, 5 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ हो रही है। भाई यहाँ पे तो इस पोटेंशियल इस दो एंड के बीच में सिर्फ एक कैपेसिटर है C1, जितनी ड्रॉप है ये दोनों पैरेलल में है ना, तो 5 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप C2 3 के कॉम्बिनेशन से हो रही है, सॉरी, और साथ में C1 के क्रॉस भी ड्रॉप हो रही है 5 वोल्ट की। तो यही पोटेंशियल ड्रॉप तो V1 से भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब तुमने C1 में C1 दिया हुआ है, V1 निकाल लिया, तो Q1 निकाल लो ना, यहाँ से Q1 निकालो, दैट इज चार्ज ऑन C1 प्लेट। तो Q1 क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1। V1 क्या है, V1 है 5 वोल्ट और C1 क्या गिवन है 2 वोल्ट, तो क्या आ गया ये 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइक्रोकुलम। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अभी तुमने क्या निकाल लिया, अभी तक हमने C1 की वोल्टेज निकाल ली और C1 की चार्ज निकाल ली। अब बताओ, अब सोचो क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो कितनी चार्ज थी टोटल सर्किट में, कितनी फ्लो करी थी, कितनी चार्ज आई थी बच्चे यहाँ पे, Q इक्वल्स 20 माइक्रो, ये 20 माइक्रोकुलम की चार्ज फ्लो हो रही थी। इसमें से कितनी चार्ज आ गई C1 पे, C1 पे कितनी चार्ज आ गई 10 माइक्रोकुलम की। कितनी चार्ज बची भाई, कितनी चार्ज यहाँ पे बची, क्या ये 10 माइक्रोकुलम की चार्ज इसमें जाएगी, 10 माइक्रोकुलम की चार्ज इसमें आई, नेट चार्ज फ्लो करी थी 20 माइक्रोकुलम की। हाँ, तो यहाँ से 10 माइक्रोकुलम की चार्ज फ्लो करी। क्या समझ में आ रहा है तुमको कि C2 3 से अगर 10 माइक्रोकुलम की चार्ज C2 3 के कॉम्बिनेशन से फ्लो करी है और C2 C3 सीरीज में है, तो 10 माइक्रोकुलम की चार्ज C2 पे भी डिपोजिट होगी और C3 पे भी डिपोजिट होगी। क्या बात आई समझ में। तो आप लिख सकते हो चार्ज across 2 3 की combination will be simply 10 micro with 20 microcoulomb minus 10 microcoulomb, that is 10 microcoulomb, and this is the charge through C2 as well as C3। और अब तुम्हारे C2 C3 पे चार्ज आ गई, अरे अब फिर से C2 लिख दिया, Q2 एंड Q3 आ गई है। अब तुम्हें C2 C3 पे चार्ज आ गई तो तुम पोटेंशियल लिख सकते हो ना, V2 क्या आ जाएगी, V2 Q2 बाई C2 दैट इज Q2 क्या आई है, Q2 आ गई है 10 माइक्रोकुलम की और C2 क्या है, C2 है 6 माइक्रोकुलम माइक्रोफेराड। तो ये हो गया तुम्हारा 10 बाई 6 वोल्ट। और V3 क्या हो गया, V3 हो गया Q3 बाई C3। Q3 क्या आया, Q3 आया 10 माइक्रोकुलम और C3 क्या गिवन है 3 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से ये चला आता है 10 बाई 3 वोल्ट। तो हमारा हर एलिमेंट पे, हर कैपेसिटर पे देखो C2 और C3 पे चार्ज चली आई, C2 और C3 पे पोटेंशियल डिफरेंस भी चला आया। तो हर हमने वोल्टेज और चार्ज है ना हर कैपेसिटर के प्लेट में और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, इस पीछे से चलते हैं। पीछे से चलोगे तो आप एक एक करके वोल्टेज फिर चार्ज, वोल्टेज फिर चार्ज, वोल्टेज फिर चार्ज, आप इसको सिंप्लीफाई करते चल सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से ये आप इजीली समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी कॉम्बिनेशन है जिसमें कि हमारी देखो सर्किट में फिर से ड्रॉ करके आपको बता दें सर्किट कैसे बनी है। देखो सबसे पहले 3 कैपेसिटर था मेरा जो सीरीज में कनेक्टेड था, है ना। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बड़ी इजी थी, मतलब बच्चे तो फटाक से जवाब दे देंगे इसका, है ना। तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या किया गया, ये A और B क्या क्रॉस कनेक्टेड है, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया गया इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया गया इस पॉइंट के साथ। क्या अभी भी C1 C2 C3 सीरीज में है, देखो C1 C2 और C3 की वैल्यू दे रखी है। सोचो ऐसे कैसे करें, इसको कैसे करें।
सीरीज में है क्या, तुम सोचो ना, C1 C2 क्या सीरीज में तुमको दिख रही है क्या करंट के पास एक ही पाथ है? क्या यहाँ से करंट दो पाथ में डिवाइड हो रही है? ये करंट इसमें आ रहा है, क्या यहाँ से करंट दो पाथ में डिवाइड हो रही है? तो सेम करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, सेम चार्ज तो डेवलप होगा नहीं C1 C2 C3 के प्लेट्स के अक्रॉस। तो फिर क्या इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो ना, जितने भी आपको नोड दिख रहे हैं जहां से तुम्हारी डिवीजन हो रही है, ब्रांचिंग निकल रही है ना, उनको नेमिंग दे दो आप, नेमिंग दे दो। और इस बात का ख्याल रखना, जितने भी कनेक्टिंग वायर्स होते हैं ना बच्चों, जितने भी कनेक्टिंग वायर्स होते हैं ना, उनको तुम क्या मानोगे, उनको तुम उनमें तुम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मान के चलो। जितने भी कंडक्टर होते हैं, देखो दीज आर लम्प्ड एलिमेंट, मतलब आपको दिख रहा है कि दीज आर कैपेसिटर। आगे चलकर जब रेसिस्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी रेसिस्टेंस बना रहेगा, रेसिस्टर बना रहेगा। इसके अलावा जितना भी कनेक्टर आपको दिखता है ना, लंबी लंबी वायर दिखती हैं, उनको तुम उनकी रेसिस्टेंस को जीरो मान के चलो, उनकी पोटेंशियल ड्रॉप को जीरो मान के चलो, ठीक है ना। वायर को तुम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, वायर को अपने हिसाब से तुम घुमा सकते हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट ए मान रही हूँ, मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मानो वायर के अक्रॉस, तो क्या अगर ये ए है तो ये भी ए पॉइंट नहीं हो गई? यहाँ पे सर्टेन पोटेंशियल होगी तो फिर इस पॉइंट की भी पोटेंशियल सेम होगी, बिकॉज एक सिंगल वायर है, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट बी है तो क्या ये पॉइंट भी बी हो गई? हाँ, क्या हमने हर ब्रांच के नोड का, क्या हर जहां जहां से ब्रांचिंग तुम्हारी हुई है, जहां जहां से पाथ डिवाइड हुआ है, वहां पे क्या हमने नेमिंग डाल दी उस पॉइंट की? तो अब देख लो, तुम्हारे पास मेनली यहाँ पे ए और बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। पहली जो कैपेसिटर है वो कौन से पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में, ठीक है, ए बी के बीच में C1 है। C2 क्या बी और ए के बीच में कनेक्टेड है? बिल्कुल। तो फिर से बी और ए के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है। और व्हाट अबाउट C3, क्या C3 भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है? तो क्या बच्चों तुम्हें दिख रहा है कि तीनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है ना। ये C2 ये C3 क्या तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुम्हें पता है क्या होता है, जस्ट द सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस। तो ये हो जाएगा C1 C2 और C3 की एडिशन। तो क्या होगी ये 3 + 5 + 2 दैट इज 10 माइक्रोफेरेड। समझ आया क्या? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये तुम्हारे CBSE के सैंपल पेपर में आया है कभी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक दो प्लेट है मेरे पास, दो ही प्लेट है समझो। ये प्लेट ना मेरी फ्लैट है, ये वाली प्लेट मेरी ये फ्लैट प्लेट है, और ये प्लेट ना स्टेयरकेस लाइक, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेयरकेस है। देखो अब इनके बीच में हमको कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा, इस लेफ्ट प्लेट से तुमने इसको पोटेंशियल किसी बैटरी से कनेक्ट किया, और ये दोनों कनेक्टिंग वायर है मेरी जो किसी बैटरी से कनेक्ट हो रही होगी। कैसे करें इसे, कैसे करें, क्या करें? क्या मतलब डायग्राम क्लियर समझ आ रहा है क्या? देखो इमेजिन कर पा रहे हो, ये मेरी एक प्लेट है जिसकी एरिया ए गिवन है, ये मेरी एक प्लेट है, ठीक है ना। ये है एक प्लेट मेरी लेफ्ट वाली, मान लेते सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो राइट वाली प्लेट है ये स्टेयरकेस की तरह है, मतलब कुछ इस तरीके से, अब शायद समझ पा रहे हो आप। इस कैपेसिटर को ना हम तीन डिफरेंट कैपेसिटर में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यहां से यहां तक, ठीक है, दूसरी और तीसरी ये, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, मैं डिफरेंट कलर से कर दूं क्या समझ में आपको? देखो ये कैपेसिटर एक, ये वाली, अगर देखो इसमें तो इसकी एरिया कितनी है, क्या इसकी एरिया प्लेट की एरिया के A/3 है। डिस्टेंस क्या D गिवन है, और मान लेते हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मान लेते हैं C1, तो लिख सकते हैं C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। अगर इसकी कैपेसिटेंस को मैं C1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, ये ε0 A/D। A क्या है, A/3, और D तो D है, ठीक है ना, सही लिखा है क्या? तो C1 हो गया ε0 A/3D, क्लियर। अच्छा, मान लेते हैं इसके बाद जो मेरी प्लेट है 2D डिस्टेंस पे रखी है, और एरिया अभी भी तुम्हारी A/3 है, नहीं है क्या? इसको देख लेते हैं। ये हो गई मेरी दूसरी कैपेसिटर, भाई ये वाली प्लेट,
और ये वाली इन दो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस हो रही है वो मान लेते हैं C2 है, मान लिया वो C2 है, तो C2 क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट A/3 और डिस्टेंस क्या है 2D, तो 2D दैट इज 6 into D। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इनके बीच में डिस्टेंस कितने की है 3D की, एरिया कितनी है A/3 और मान लिया ये कैपेसिटेंस मेरी C3 है, तो C3 हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू 3D दैट इज 9 into D, है ना। तो ये तीन कैपेसिटेंस तो हमने निकाल लिया, पर इनकी हम देखें तो कनेक्टेड कैसे है, क्या आपको दिख रहा है कि ये दीज आर इन पैरेलल, क्या ये पैरेलल में दिख रहे हैं आपको, क्या इनकी मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर सर्किट डायग्राम बनाऊं तो क्या मैं बना सकती हूँ कुछ इस तरीके से, ये मेरी हो गई C1, ये हो गई C2 और ये हो गई C3। क्या ये पैरेलल में दिख रहे हैं आपको? देखो तुम कनेक्ट, अरे ये कंडक्टर है ना बच्चे, कंडक्टर में तुमने कहीं भी पोटेंशियल डाल दिया तो हर पॉइंट की तो पोटेंशियल सेम ही होगी ना कंडक्टर में, तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्लेट का और इस प्लेट का सेम है हर जगह पे, हर जगह पे। अगर मैंने इसको मान लो 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो समझो ना C3 की दो प्लेट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा V का ही होगा, C2 के दोनों प्लेट में भी पोटेंशियल डिफरेंस V का होगा, C1 पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V का होगा, तो ये पैरेलली कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे मैं अगर C निकालूं, नेट कैपेसिटेंस निकालूं तो क्या हो जाएगी सम ऑफ ऑल दीज, तो यहाँ पे तुम एप्सिलॉन नॉट A/3D को ले लो कॉमन, तो क्या हो गया ये 1 + 1/2 + 1/3 आ रहा है क्या, देखो तो इसकी एडिशन क्या हो जाएगी 6, देखो कर लो सॉल्व, 6 + 3 + 2 ना, तो क्या हो गया ये 11/6 दैट इज C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A 11/18 D। देखो इतना आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है ना बच्चों, तो अलग तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमने डायलेक्ट्रिक को डिवाइड कर दिया डिफरेंट तरीके से। जैसे हमको ये पता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें, मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C0 थी पहले, और जब मैंने इसमें डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया पूरे रीजन में K का, तो इसकी कैपेसिटेंस बन जाती है C इक्वल्स K इंटू C0। ये अब फॉर्मूला आप जानते हो ना, ये फॉर्मूला आपको पता है। चलो डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को मैंने आधी आधी दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फिल कर दिया, K1 K2, ठीक है। अब मुझे बतानी है नेट कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो ना, ऐसे क्वेश्चन में तुम पहले सर्किट डायग्राम बना लो, ठीक है, एक सर्किट बना लो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि K1 के करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस होगा और K2 के जो करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस होगा क्या ये सीरीज में होंगे, क्या ये बात आपको समझ आ रही है, क्या इसके करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंसेज होंगे क्या ये सीरीज में होंगे बच्चों? ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, क्यों सीरीज में होंगे भाई, जितनी चार्ज यहाँ डेवलप होगी उतनी यहाँ होंगी, और इनकी पोटेंशियल जो है नेट पोटेंशियल, अगर इस पूरे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूँ तो नेट कैपेसिटेंस की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट विल बी द सम ऑफ दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस। भाई समझ रहे हो, तो ये सीरीज में है, C1 C2 मान लिया सीरीज में, तो C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू बताओ, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, क्या दोनों के एरिया सेम है, क्या एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा? हाँ, एरिया जो है वो है ए एरिया, और जो सेपरेशन थी वो कितने की थी, पहले D की थी, तो K1 की करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर है उसकी सेपरेशन, उसकी जो डिस्टेंस है बीच की, वो क्या D/2 नहीं हो गई, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, तो D/2 2 ऊपर आ गया, और व्हाट अबाउट C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम है और जो सेपरेशन है वो आधी हो गई, तो ये हो गया, ठीक है। तो C1 C2 के तो नेट कैपेसिटेंस तुम्हारा C इक्वल्स क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन
C1 प्लस C2, तो पुट कर देना यहाँ पे वैल्यू C1 C2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है फिर से 2 लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ना आधी रीजन में अभी भी फिल किया है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से, मतलब इस तरीके से मैंने इस तरीके से K1 और K2 को डाला है, समझ रहे हो, बिल्कुल आधी करके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर लिखूं तो क्या इनके बीच की सेपरेशन सेम है। अभी K1 के करस्पॉन्डिंग C1 और K2 के करस्पॉन्डिंग जो C2 कैपेसिटर है, इनकी प्लेट के बीच की तुम्हारी सेपरेशन सेम है, लेकिन एरिया आधी हो गई। क्या एरिया आधी नहीं हो गई बच्चों? कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए ना। जो एरिया है मेरी प्लेट की है, जो एरिया प्लेट की, ये आधी हो गई, A/2 सेपरेशन अभी भी सेम है। तो और अच्छा, इसके इक्विवेलेंट जो मैं सर्किट बनाऊंगी, क्या सर्किट कुछ इस तरीके, क्या ये दोनों पैरेलल में दिख रही है आपको? भाई K1 के करस्पॉन्डिंग जो C1 है, क्या ये दोनों जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, जो कंडक्टर हैं, क्या इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? भाई K1 ऊपर में ले लो, भाई यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, तो ऑब्वियसली इनके बीच की डिफरेंस भी तो सेम होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ऑब्वियसली तुम्हारी कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल में है। तो ये हो गई तुम्हारी सर्किट। तो इसके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी सिंपली C1 प्लस C2। अब C1 C2 है क्या वो जान लो। C1 इक्वल्स क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या आधी हो गई A/2, और सेपरेशन क्या सेम है, C2 भी क्या वही होगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधी हो गई A/2 और सेपरेशन सेम है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने क्या किया है ना, 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो ले लिया, 3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम देके बनाते हैं, ठीक है। ये मेरी कैपेसिटर की 2 प्लेट हो गई, और इस पे अभी मैंने ना कुछ अलग तरीके से क्या किया, पहले इसकी एरिया वाइज को डिवाइड किया, K1 यहाँ डाल दिया। अब जो आधी पोर्शन बची, आधी स्पेस बची, उसमें भी मैंने आधा करके फिर K2 यहाँ डाल दिया, K3 वाली मटेरियल, 3 डिफरेंट मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो चलो बताओ यहाँ पे कैसे कैसे सर्किट बनाए, किस तरीके से, क्या समझ सकते हो? K2 K3 क्या सीरीज में है, और इन सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ K1 क्या पैरेलल में है, उसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर की बात कर रही हूँ। तो क्या कुछ इस तरीके से सर्किट बन जाएगा, C2 C3 एंड इसके कॉम्बिनेशन के पैरेलल में तुम्हारा C1 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखूं तो क्या लिखूंगी, C इक्वल्स, पहले C2 C3 की सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3, और ये है साथ में C1 के साथ पैरेलल में, तो ये हो गया। तो ये इसकी नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी। अब आप C1 C2 C3 इंडिविजुअली देख लो कितनी है, C1 कितनी हो जाएगी, भाई K1 की करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर होगी उसकी क्या एरिया आधी हो गई है, भाई ये वाली एरिया A/2, ये एरिया A/2, पूरी एरिया मान, हर केस में कैपेसिटर जो है उसकी प्लेट की एरिया A है, कंडक्टर प्लेट की एरिया A है, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट क्या है, D है। तो यहाँ पे सेपरेशन तो सेम है, लेकिन एरिया आधी है फॉर C1, तो C1 क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधी लेकिन सेपरेशन सेम तो पूरी, ठीक है। व्हाट अबाउट C2? C2 बताओ बच्चों, C2 K2 के करस्पॉन्डिंग क्या तुम्हें दिख रहा है कि सेपरेशन भी आधी हो गई और एरिया भी आधी है, मतलब ऐसी कुछ कैपेसिटेंस यहाँ कैपेसिटर बन रही होगी इस जगह पे, एरिया भी आधी और सेपरेशन भी आधी। तो अगर एरिया ऊपर है न्यूमरेटर में और तुम्हारी सेपरेशन डिनोमिनेटर में, तो ये तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, A/2 और D/2, तो 2 कैंसिल हो गया, और C3 क्या हो जाएगी, C3 K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 और D/2, देख लेना करके। C3 इसके करस्पॉन्डिंग, एरिया भी आधी सेपरेशन भी आधी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुट कर लेना वैल्यूज यहाँ पे, तो आ जाएगी यहाँ पे रिजल्ट तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है, और कुछ इस तरीके से मैंने रखा है। क्या किया है, पहले मैंने इसको सेपरेशन वाइज मैंने इसको आधे स्पेस में डिवाइड किया है, यानी D/2 में मैंने एरिया सेम है मेरी, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डाइलेक्ट्रिक रखी है, उसके बाद के रीजन को मैंने एरिया से भी डिवाइड कर दिया आधी आधी, यहाँ K2 डाल दी और K3 डाल दिया, ठीक है। ये आधी सेपरेशन D/2, ये एरिया मेरी आधी और ये। अब इसकी करस्पॉन्डिंग बताओ कितनी होगी कैपेसिटेंस, बताओ बच्चों, हाँ बता पाओगे, मुझे पता है। क्या एकदम से देख के नहीं लग रहा कि ये
K1 जो है वो K2 K3 पैरेलल में है और इसके साथ K1 क्या है सीरीज में है, ऐसा लग रहा है क्या? C1 और K2 की करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर है C2, K3 की करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर है C3, ये क्या है पैरेलल में, इसके साथ C1 तुम्हारा सीरीज में है, ऐसा लग रहा है क्या? तो बच्चों ये गलत लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है समझो, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बच्चे K2 के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर और K3 के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर पैरेलल में नहीं है। क्यों नहीं है पैरेलल में? क्योंकि देखो इससे पहले जितनी भी चीजें मैंने, जैसे K2 K3 K1, अगर K2 K3 के कॉम्बिनेशन K1 के साथ पैरेलल में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो तुम कि सेम कंडक्टर है जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। कंडक्टर में किसी भी पॉइंट की, हर पॉइंट की एक कंडक्टर में जो पोटेंशियल होती है सेम होती है। यहाँ पे बच्चे एक साइड तो एक इसकी प्लेट तो कंडक्टर है, बिल्कुल इसके हर पॉइंट की पोटेंशियल तो सेम होगी, लेकिन ये वाली बाउंड्री है। देखो K2 K3 की करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर है C2 C3, इसकी जो लेफ्ट वाली प्लेट है दैट इज सिंपली अ बाउंड्री। अब बाउंड्री है तो भाई कैपेसिटर तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या सेम क्यों नहीं होगा? सोचो ना, K2 K3 डिफरेंट होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है K2 K3 के डिफरेंट होने का मतलब क्या ये है कि इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफरेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E0/K। K फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है ना, तो अगर K डिफर कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी तो सब लिख लो, अगर कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड K डिफर कर रहा है, K डिफर्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफर्स। ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग होगा K2 K3 में, इन दोनों डायलेक्ट्रिक में, तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है E इंटू डी होता है। सेपरेशन दोनों कैपेसिटर में D/2 की, सेपरेशन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो मान लो बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होगा पोटेंशियल डिफरेंस उसके करस्पॉन्डिंग बदलेगा। तो यहाँ पे K2 के करस्पॉन्डिंग K3 के करस्पॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है ना, तो सेपरेशन सेम है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगी। समझ आया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दिस विल बी डिफरेंट। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये पैरेलल में नहीं है, इतनी बात तो तय हो गई, पैरेलल में नहीं, तो फिर क्या करे? अच्छा एक काम करते हैं, K1 वाली जो डायलेक्ट्रिक है ना, इसको आधी आधी डिवाइड कर लो, इसको आधी आधी डिवाइड कर लो। ठीक है, आधी आधी डिवाइड करने के बाद क्या करो, देखो सुनो, आधी आधी डिवाइड की, मान लिया था कि पहले की जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी वो C1 थी। अभी जब आधी आधी डिवाइड की तो एरिया भी तुम्हारी, एरिया भी आधी आधी डिवाइड हो गई, मतलब ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। अगर पहले की कैपेसिटर C1 थी तो आपकी कैपेसिटर क्या कह सकते हैं, C1/2 हो गई, हाफ ऑफ द प्रीवियस कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि एरिया हाफ हुई है। भाई कैपेसिटर क्या होता है, ε0A/d। एरिया आधी हुई तो भाई कैपेसिटेंस भी आधी होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C1/2। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब क्या करो तुम, इस कैपेसिटेंस को सीरीज में कर दो, और इसको सीरीज में कर दो, और इनके कॉम्बिनेशन को कर दो पैरेलल में। पैरेलल में तो हो सकती है ना, क्योंकि इनकी जो एंड है वो एक कंडक्टिंग एंड है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इनकी डिफरेंस क्या होगी, सेम होगी। तो ये मेरा हो गया C1/2, ये हो गया C1/2, ये हो गया C2, ये हो गया C3। यहाँ पे लिख लो व्हाट इज C1। C1 क्या है बच्चे, C1 जो पहली, ये जो पूरी कैपेसिटर है इसकी बात में करें, C1 क्या है, ε0, एरिया सेम है, अभी K भी तो है, K1 बाई डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन क्या आधी है, तो ऊपर में 2 लिख लो। C2 क्या है, C2 है तुम्हारा K2 ε0, एरिया आधी और अगेन सेपरेशन आधा। ठीक है, और C3 भी क्या है, K3 ε0, एरिया आधी A/2 और D/2, तो 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, चलो बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। तो पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।